एमए चित्रकला टीवीएस के विद्यार्थियों, आज हम प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत रोमांसवाद का अध्ययन करेंगे। नवशास्त्रीयतावाद का प्रमुख दोष था कठोरता। उसमें मानवता व समाज के यथार्थ रूप को कोई स्थान नहीं था। समाज में वैचारिक जागृति बढ़ती जा रही थी। वह कलाकारों के लिए आवश्यक था कि वह बदलते हुए सामाजिक व राजनीतिक वातावरण के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएं। दाविद कहते थे, कला का आधार तर्क होना चाहिए, किंतु शायद वे इस फ्रेंच कहावत को भूल गए थे कि दिल के भी कुछ तर्क होते हैं जिनका तर्कशास्त्र द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कलाकृति को सामर्थ्यवान रूप व अभिव्यक्ति प्रदान करने का एक साधन तर्क है, किंतु कलाकृति का जन्म भावना में होता है। वे भावनाओं से ही कलाकृति में चैतन्य आता है। महान कलाकृति के सृजन में भावना व बुद्धि दोनों का सहयोग आवश्यक है। अतः दाविद के शिष्यों की नवशास्त्रीयतावाद पर विशेष निष्ठा नहीं रही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 18वीं सदी के फ्रेंच समाज में नवशास्त्रीयतावाद लोकप्रिय होने का मुख्य कारण था समकालीन फ्रेंच समाज का सामाजिक, राजनीतिक और वैयक्तिक जीवन के प्रति परंपरागत तार्किक दृष्टिकोण। किंतु 18वीं सदी के मध्य में एक महान दार्शनिक ने फ्रांस में अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार आरंभ किया, जिससे परंपरागत दृष्टिकोण को धक्का पहुंचा। वे दार्शनिक थे ज्यां जाक रूसो। इनके विचार से मानव में जन्मतः कोई बुराइयां नहीं होती। वह संसार में सुख व शांति की प्रस्थापना के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन का विकास स्वाभाविकता से हो। परंपरागत विचारों और आदर्शों को सामने रखने से नैसर्गिक प्रवृत्तियों पर दबाव आकर मानव के सृजनशील व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। परंपरागत विचारों पर अंधश्रद्धा होने से संघर्ष बढ़ता है और अशांति का वातावरण फैलता है। कला क्षेत्र में परंपरागत आदर्शों को ठुकराकर नैसर्गिक भावनाओं द्वारा कला निर्मित करने का कार्य रोमांसवादी कलाकारों ने शुरू किया, जो रूसो के उपयुक्त सिद्धांतों के अनुरूप था। कला इतिहास के अध्ययन से हम यह कला संबंधी सत्य से परिचित होते हैं कि कला की भी कभी पूर्णत्व की अवस्था होती ही नहीं। पूर्णत्व के लिए प्रयत्नशील रहने की मानव प्रवृत्ति के अनुसार कलाकार किसी काल में शास्त्रीय नियमों का कठोर पालन करके कला निर्माण करता है, तो उस काल के पश्चात वह नियमों को तोड़कर स्वतंत्र बुद्धि से कला निर्मित करता है। फ्रेंच कला में नवशास्त्रीयतावाद के स्थान पर रोमांसवाद का संपन्न होना इस सत्य का परिचायक है। रोमांसवादियों का विचार था कि केवल बुद्धिनिष्ठ व नियमबद्ध होने से कला की चेतना नष्ट हो जाती है, वह उसका विकास नहीं हो पाता। अतः उन्होंने निर्भीक होकर स्वतंत्र विचार से कला निर्माण करने का निश्चय किया। उनका विश्वास था कि अपने उद्दिष्ट की प्राप्ति भावनाओं पर निर्भर रहकर चित्रण करने से ही हो सकती है। भावनाओं को जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने कल्पित कथाओं, साहसिक घटनाओं और परिकथाओं को चित्रित करना उपयुक्त माना। दाविद के अनुयायी जेरोद और ग्रोव के चित्रों में रोमांसवाद के कुछ तत्वों को अंशतः जरूर देखते हैं, किंतु रोमांसवाद को स्पष्ट रूप देने का श्रेय जेरिको को ही है। अर्थात जेरिको रोमांसवाद का प्रणेता रहा है। तेओदोर जेरिको, इनका जन्मकाल 1791 ईस्वी से है और 1824 ईस्वी इनका मृत्यु वर्ष है। 1819 ईस्वी में जेरिको ने अपना चित्र मेदुसा का बेड़ा फ्रेंच राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किया। नवशास्त्रीयतावाद के लिए दाविद के चित्र होरेशिया का प्रण का जो महत्व था, वही महत्व रोमांसवाद के लिए मेदुसा का बेड़े का था। इस चित्र में के जरिए जेरिको ने मेदुसा जहाज के अधिकारियों को दोषी ठहराकर उनकी भर्त्सना की। वह समाज 1818 ईस्वी में अफ्रीका के किनारे से कुछ दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जब उसके अधिकारियों ने जहाज के 100 से अधिक यात्रियों को छोटे से बेड़े पर उतार कर उन्हें अपने भाग्य के हवाले छोड़ दिया। उनमें से केवल 15 आदमी जीवित रहे। वह बाकी सब या तो भूख से या पागल होकर मर गए। बचे हुए आदमियों को एक अन्य जहाज ने देखा और वह उनको किनारे पर ले आया।
इस प्रत्यक्ष घटना का चित्रण करने हेतु जेरिको ने दुर्घटना से बचे हुए व्यक्तियों को प्रत्यक्ष देखकर चित्रित किया, जहाज के खाती से बेड़े का नमूना बनवाया और रुग्णालयों में जाकर मृत्युशैया पर आसीन आदमियों के व लाशों के चित्र खींचे। उसी उद्देश्य से उन्होंने पागल खाने में जाकर वहां के पागल निवासियों के कई रेखाचित्र बनाए। कहा जाता है जेरिको ने अध्ययन के हेतु घर में भी लाशें रखी, जिस पर पड़ोसियों ने उनके खिलाफ शिकायतें की। मेदुसा का बेड़ा में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे वह नवशास्त्रीयतावादी चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होता है। रोमांसवाद का यह सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। इस चित्र में जेरिको ने मानव शरीरों को ग्रीक आदर्श के अनुसार बनाने के बजाय रूबेंस की भांति गतिपूर्ण रेखाओं से अंकित किया है। रंगों का प्रयोग परंपरागत सिद्धांतों का पालन करने के बजाय घटना के कारुण्यपूर्ण भाव प्रदर्शन का लक्ष्य सामने रखकर किया गया। इस विचार से रंग योजना पर इटालियन चित्रकार करवेज्जियो का अनुसरण किया है। बेड़े की व्यक्तियों के चेहरों के भाव एवं संपूर्ण अवस्था अत्यंत दयनीय दिखाई। चित्र संयोजन में तिरछी रेखाओं का अनोखा प्रयोग करके मानवाकृतियों को सचेत बनाया है। वह नवशास्त्रीयतावाद के सम्मितिपूर्ण चित्र संयोजन के नियमों को समाप्त कर दिया है। मानव शरीरों को उबड़ खाबड़ चित्रित करके उनकी करुण अवस्था का परिणाम कारक दर्शन कराया है, जो विचार नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार के मन में कभी नहीं आ सकता था। तुलि का संचालन और अंकन पद्धति में अनोखा जोश है, जिसका नवशास्त्रीयवाद में अभाव था। जेरिको के इस चित्र की प्रतिष्ठित कलाकारों व कला समीक्षकों ने कटु आलोचना की, किंतु उस करुणाजनक सत्य घटना का प्रत्यक्ष चित्रण देखने के लिए दर्शकों ने भीड़ की निराश होकर जेरिको इंग्लैंड गए, जहां उनको इस चित्र की प्रदर्शनी से काफ़ी आमदनी हुई। इस प्रकार रोमांसवादी कला का आरंभिक प्रचार उसके कलात्मक गुणों के आकर्षण होने के बजाय चित्रित की गई घटना के प्रासंगिक महत्व की वजह से हुआ। रोमांसवाद रोमांटिसिज्म का शब्द का अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। रोमांसवादी चित्रकारों ने विषय के रूप में साहसिक कथाओं, रोमांचकारी घटनाओं को चुना। चित्र को भावस्पर्शी बनाने के उद्देश्य से वे चमकीले रंगों का प्रयोग करते, लयपूर्ण रेखांकन करते और संयोजन, दूरदृश्य लघुता, संतुलन, अंकन पद्धति वगैरह कला के अंगों का अतिरंजित प्रयोग करते। एक तरह से रोमांसवाद यथार्थवाद का कल्पना की सहायता से किया गया अतिशयात्मक रूप था। अतः रोमांसवाद के पश्चात यथार्थता का आगमन कोई दूर नहीं था। इंग्लैंड जाने से पहले जेरिको ने निश्चय किया था कि वे पुनः तुलिका को हाथ नहीं लगाएंगे, किंतु उनको जीवन में कला से अधिक प्रिय कुछ नहीं था। वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकते थे। इंग्लैंड के 3 साल के निवास में उन्होंने घोड़ों व जानवरों के कई चित्र बनाए। इंग्लैंड में उनको ख्यात नाम प्रकृति चित्रकार जॉन कॉन्स्टेबल के चित्र देखने का अवसर मिला। विशुद्ध व चमकीले रंगों के प्रयोग द्वारा कॉन्स्टेबल परंपरागत भूरे रंगों से प्रचुर व निस्तेज रंगांकन पद्धति में परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसका इंग्लैंड में चित्रकारों व कला समीक्षकों ने कड़ा विरोध किया। कॉन्स्टेबल की रंगांकन पद्धति में जेरिको बहुत प्रभावित हुए तथा प्राकृतिक स्थानों पर जाकर भिन्न वातावरण व प्रकाश से परिवेष्टित प्रकृति की भिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करके प्रत्यक्ष चित्र करने की कॉन्स्टेबल की पद्धति उनको बहुत पसंद आई। फ्रांस लौटने पर जेरिको ने कॉन्स्टेबल के 3 चित्रों की प्रशंसा की व 1824 ईस्वी में फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में कॉन्स्टेबल के 3 चित्र प्रदर्शित हुए। फ्रांस में जेरिको ने पागलखाने के निवासियों के कुछ व्यक्ति चित्र बनाए, जिनमें से पागल हत्यारा बहुत प्रभावपूर्ण व प्रसिद्ध चित्र है। घोड़े पर से गिरने से जेरिको की 33वें साल में मृत्यु हो गई। बच्चों, ये तो हमने जाना रोमांसवाद के बारे में और उसके प्रणेता के बारे में। कल हम रोमांसवाद के अगले कलाकार को पढ़ेंगे। थैंक यू।